बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, केंद्र सरकार हर परिस्थिति पर बनाए हुए है नजर। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में शिरकत करते हुए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर नहीं लगेगी कोई स्टैंप ड्यूटी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चरखी दादरी, फरीदाबाद, नरवाना और सोहाना में अस्पतालों में 4 विशेष नवजात देखभाल इकाइयों का किया उद्घाटन। और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा, हैप्पी कार्ड योजना से पात्र लोग हैं काफी हैप्पी। अब तक अंत्योदय परिवार से जुड़े 13 लाख लोग योजना का उठा चुके हैं लाभ। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की। विदेश मंत्री ने बताया कि आज संसद में आयोजित सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, जो सर्वसम्मत समर्थन और समझदारी प्रदान की गई, उसकी सराहना करता हूं। वहीं उसके बाद विदेश मंत्री ने लोकसभा व राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां की परिस्थितियों पर करीबी से नजर रखे हुए है, वहां के वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगातार संपर्क में है। Student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने प्रति गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को 1 अगस्त 2024 से 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा या बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा की। उन्होंने बेसहारा गाय, बछड़ा, बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर से तुरंत नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा बछड़ी के लिए 20 रुपए, गाय के लिए 30, नंदी के लिए 40 रुपए प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृत उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारे के लिए अनुदान दिया जाता था। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज 1 अगस्त 2024 से इससे 5 गुना बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। गाय प्रति 20 रुपए प्रतिदिन, जितना भी आपके गौशाला के अंदर गाय है, हर गाय को प्रतिदिन 20 रुपए और नंदी के लिए प्रतिदिन 25 रुपए तथा बछड़ा बछड़ी के लिए प्रतिदिन 10 रुपए चारे के लिए अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही नई गौशाला के लिए ना तो CLU लेने की आवश्यकता होगी, ना ही कोई EDC या और किसी किस्म की फीस देनी होगी।
गौशाला में एक ट्यूबवेल लगाने के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 1000 गांव वाली गौशाला के लिए एक ई रिक्शा तथा इससे अधिक गांव वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति ई रिक्शा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 675 गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट के लिए गौ सेवा आयोग की तरफ से 5% और हरेड़ा की तरफ से 85% अनुदान दिया जाएगा। तक गौवंश वाली गौशालाओं के लिए एक ई रिक्शा तथा इससे अधिक गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदने के लिए प्रति ई रिक्शा 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देने की मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में कुल 675 पंजीकृत हमारी गौशालाएं हैं। इनमें से 331 गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि गौ सेवा के लिए बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 3% थी, उसमें कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट है, वहां थी हिंदू ग्रोथ रेट, आज है हिंदू ग्रोथ रेट, आज हमारी 8% है, जबकि चाइना में वहां से 50% बिगड़ा, उसकी 4.5 है, हमारी 8 है, अमेरिका की 3.5 है, हमारी 8 है, इंग्लैंड की 1.25% है, हमारी 8%, आज है हिंदू ग्रोथ रेट। ना हमारा केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य भी। गायों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं, जब हम ये मान करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और वो जब कूड़े के ढेर के ऊपर गंदगी आ रही होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि क्या हम अपने धर्म का, क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल चंडीगढ़ से चरखी दादरी, फरीदाबाद, नरवाना और सोहना में विशेष नवजात देखभाल इकाइयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पहले 24 SNCU थी, आज नए 4 SNCU के उद्घाटन के बाद कुल 28 SNCU हो गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने शिशु मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में SNCU नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और NBCC के तेजी से बढ़ने से नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं जींद के नरवाना के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में लगभग 41 लाख रुपए की लागत से तैयार SNCU में नवजात बच्चों के लिए 12 बेड की व्यवस्था की गई है। इसे चलाने के लिए 3 MO को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है ताकि जब तक पेडिट्रिशियन भर्ती नहीं होते तब तक MO की देखरेख में बच्चों की इलाज होता रहे। अब तक इस SNCU से 34 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। इनमें से 26 बच्चे ठीक हुए तो बाकी के 8 बच्चों को यहां से रेफर कर दिया गया। डॉक्टर देवेंद्र बिंदलीश ने बताया कि यहां यूनिट नहीं होने के चलते अभिभावक अपने बच्चों को यहां से कैथल, हिसार, रोहतक व जींद ले जाते थे, लेकिन अब यहां इलाज मिलने से अभिभावकों को कम परेशानी होगी। लागत से ये SNCU स्थापित की गई है और इसमें 12 बेड है। 12 बेड का मतलब है कि रेडिएंट वार्मर को बेड बोलते हैं बच्चों वाले में। इसमें 12 ऐसे हमारे पास बेड हैं जिसमें बच्चों को गर्म रखा जा सकता है। इसमें 4 सेप्टिक हैं, 4 एसेप्टिक है और 4 स्टेप्टम है। कहना चाहूँगा कि अब तक हमने 34 बच्चे यहाँ ट्रीट भी कर लिए हैं, जिनमें से 26 बच्चे ठीक होकर घर चले गए हैं और 8 बच्चों को रेफर करना पड़ा। हमारे यहाँ 12 बेड की व्यवस्था की गई है और इसमें हमारा एरिया जो कंसर्न है दनोदा PSCSC
और हमारी CSC उझाना, उनके अंतर्गत जो भी PSCs आती हैं, वहाँ से जो पेशेंट रेफ़र होके आते हैं, तो उन पेशेंट्स को यहाँ पे रूटीन में ट्रीटमेंट दी जाए। और 3 डॉक्टर जो है हमारा राउंड द क्लॉक ड्यूटी हमने लगाई हुई है, और इससे हम जो प्रिवेंटेबल डेथ है उसको हम बचाएंगे, और जो बेसिक ट्रीटमेंट जो बच्चों में दूर है खासकर। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना से जरूरतमंद लोग काफी हैप्पी हैं। अब तक अंत्योदय परिवार से जुड़े 13 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 5.22 करोड़ किलोमीटर फ्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कल चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक पात्र लोगों के जल्द से जल्द हैप्पी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। ये गरीब हितैषी योजना है और इनके पास इससे संबंधित बेहतरीन फीडबैक आ रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के जरिए लाभार्थी एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकता है। प्रदेश के करीब 23 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार द्वारा इस योजना का सुविधा दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के कर्मचारियों की रात्रि ठहराव, अर्न्ड लीव, प्रमोशन आदि से संबंधित मांगों पर भी चर्चा की और सभी जायज मांगों के प्रति सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कल महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर्स की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर्स के प्रमोशन से संबंधित मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाया जाए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला आज रात जर्मनी से होगा। वहीं हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। टीम में हिसार के डाबड़ा गांव के खिलाड़ी संजय सिंह ने डिफेंडर की भूमिका निभाई। उनके इस प्रदर्शन को लेकर गांव व उनके घर खुशी का माहौल है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हिसार के हमारे संवाददाता सुरेश कुमार के पास। सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गीतू जी, आपकी आवाज है। ठीक है जी। सुरेंद्र जी, आप बताएंगे कि इस टाइम संजय के घर व गांव में कैसा माहौल है? गीतू, इस वक्त मैं डाबड़ा गांव में हूं और संजय के घर के बाहर हम खड़े हैं और इस वक्त आप कैमरे के सामने देख रहे हैं। यहाँ पे गांव के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, परिवार वाले हैं, बस इंतजार करते हैं कि कब मैच शुरू हो और कब हम चीयर करना शुरू करें। टीवी पे हमारे इस गांव के जो संजय हैं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक देखने वाली बात यह है कि जर्मनी के साथ मुकाबला है। इस पेरिस ओलंपिक में प्रैक्टिस मैच की बात करें तो 6 बार दोनों टीमों के बीच में प्रैक्टिस हुई है। 6 मैचेस हुए हैं जिसमें से 5 मैच इंडिया ने जीते हैं। तो एक तरीके से मनोबल टीम का बढ़ा हुआ है और यहाँ पे डाबड़ा गांव के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, बहुत खुश हैं, लगातार मैच देखते आ रहे हैं यहाँ पे और बात करने की कोशिश करते हैं उनसे कि किस तरीके से वो चीयर अप करेंगे और कितनी खुशी है इस जिस तरीके से टीम परफॉर्म करती आई है और सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची हुई है। संजय के पिता इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं, आपको बताएं? हमारे उम्मीद है पूरी से पूरी गोल्ड मेडल ले आने की। पूरा विश्वास हमारी टीम पे, पूरे गोल्ड मेडल। अच्छा, संजय घर से जाते टाइम क्या बोल के गए थे आप? आपको मेरे बोल के गए थे कि मेडल लेके आएंगे, गोल्ड लेके आएंगे, पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप बताएं, आगे आ जाएं। क्या कहेंगे संजय खेल के बारे में? बहुत बढ़िया खेल है जी। संजय सदा से ही, शुरू से, बचपन से ही बहुत मेहनती है और अपने मेहनत के दम पे ही आज वो भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है और ओलंपिक में इतना अच्छा खेल दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत है उसकी और बहुत मेहनत के साथ में वो अपना अभी भी खेल रहे हैं। जी, आप भी पहुंचे हुए हैं संजय के घर। संजय का आज मैच है, सेमीफाइनल मैच 10:30 बजे है। कितने उत्साहित हैं, कितना उत्साह है पूरे गांव में? पूरे गांव नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत में इतना ज्यादा उत्साह है भारतीय हॉकी टीम से, इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं। हमने पहली बार देखा कि 140 करोड़ भारतीय टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस मैच का, जो आज तक हमने क्रिकेट वगैरह में तो देखा है कि क्रिकेट में लोगों का जुनून होता है, परंतु पहली बार
क्योंकि पिछले मैच में भारतीय टीम ने एक अनोखा और एक बहुत ही प्रतिभाशाली ढंग से खेलते हुए ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। जर्मनी के साथ भी जो इतिहास बताता है कि कुल 18 गेम हुए हैं, 18 में से 8 भारतीय टीम ने जीते हैं, 6 जर्मनी ने जीते हैं और 4 ड्रॉ हुए हैं। तो इस तरह हमें पूरा केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम गोल्ड से कम बात ही नहीं करेगी और आज बिल्कुल, का बिल्कुल। गेम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अच्छा जाने वाला है। कोच साहब है संजय को, जिन्होंने बचपन से कोचिंग दी है। कोच साहब क्या कहेंगे संजय खेल के बारे में? बड़ा मुकाबला है, प्रेशर रहेगा या फिर खुल के खेलेंगे? उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसकी उसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जैसे रेड कार्ड देके रोहित दास को बाहर निकाला गया है, उसकी जगह आज संजय लेगा और संजय को देशवासियों की उसकी दुआएं उसके साथ हैं और पूरा देश उसके साथ खेल रहा है। जैसे ही रेड कार्ड दिया गया था, उस रेड कार्ड के बाद अपने स्कोर किया ग्रेट ब्रिटेन को, वो एक लाजवाब था, उसमें देशवासियों की दुआएं थी और बच्चों की मेहनत है। जब स्ट्रगल करते वक्त हम 10 प्लेयर के साथ खेल के और हम टीम को जीत रहे हैं, उस हौसले को देखते हुए इंडिया टीम गोल्ड लेके आएगी। मगर जर्मनी और हॉलैंड वर्ल्ड की टॉप टीमों में है, तो भगवान ने चाहा और देशवासियों ने चाहा तो हम 100% गोल्ड लेके आएंगे। और संजय का रात भी मैसेज भी आया था, बात भी हुई थी, तो उसको आज कोच से डिस्कशन करके टीम ने ये डिसाइड किया है कि आज संजय को ट्रैक देंगे। अगर संजय ने ट्रैक दिया तो किस जगह काम मारना है। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शो नहीं कर पाऊंगा, नहीं, उनके माइक नहीं है। तो उसके हिसाब से आज संजय को अगर ट्रैक मिलता है तो संजय 100% स्कोर भी करेंगे। बिल्कुल, संजय की माताजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ना केवल यहाँ के जो पुरुष हैं वो उत्साहित हैं संजय के खेल को लेके, संजय के मैच को लेके। संजय की माताजी हैं, वो कितनी उत्साहित हैं? क्या कह के गए थे संजय आपको घर में पेरिस जाने से पहले? जी कह के गया, बोले गोल्ड मेडल लेके आऊंगा मम्मी बाबू जद, और भारत के लिए बढ़िया खेलो और हमारे लिए गर्व है वो, और ऐसे बच्चे को हर माँ जन्म दियो। तो 10:30 बजे मैच है आज। फटाफट काम निपटाना है घर का और मैच का इंतजार इतना कर लिया जी। हाँ। हैं? हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही के गांव से हैं संजय। हॉकी का आज मैच है, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल। बस ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगी, तो इतना हो सके इतना अच्छा करे और जल्द से जल्द गोल्ड मेडल लेके आए घर पे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैच देखने के लिए कितना उत्साह है आज? ऑल ओवर जो इंडिया की जो टीम है उसके लिए ऑल दी बेस्ट है, और जो गोल्ड मेडल अब भैया प्रॉमिस करके गई थी, अब की बार गोल्ड मेडल ही लेके आए। जी, देखिए गांव में उत्साह है और सभी ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं सेमीफाइनल मैच का, और जो उन्होंने कहा है वो यही है कि गोल्ड से नीचे तो कोई बात ही नहीं करनी है। गोल्ड मेडल जीत के ही यहाँ आना है और देश को गौरवान्वित महसूस करना है। गीतू नहीं, हम जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमें भी उम्मीद है कि हमारे देश का नाम वो रोशन करेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हरियाणा में किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आभार जताया। उन्होंने भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले भगवंत मान बताएं, पंजाब में कितनी फसलों को न्यूनतम फसलों पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में किसान भाइयों का 135 करोड़ रुपए का अभियाना टैक्स माफ़ करके और हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने के निर्णय से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। किसान भाइयों को आज ये महसूस होने लगा है कि नायब सिंह सैनी से ज़्यादा किसान हितैषी कोई मुख्यमंत्री और हो नहीं सकता। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी से भी जानना चाहूँगा, जो अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं, वो कब पंजाब में भी सारी की सारी फसलों पर एमएसपी पर खरीदने का ऐलान करेंगे और किसान भाइयों को सुविधा देंगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना।
जमानत देने से इनकार करने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई नीचे की अदालत से संतुष्ट ना हो तो वो ऊपर की अदालत में जा सकता है। लेकिन जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण गलत केस बनाया है, इस पर हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि इनके ऊपर केस बनता है, इसलिए इनकी जमानत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। देखिए, वो तो एक लीगल प्रोसेस है और संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि अगर एक कोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो तो उससे ऊपर वाली में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण केस बनाया है, हमारे ऊपर गलत केस बनाया है, एक बारी तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता और इनकी जमानत नहीं हो सकती। ये ही इस आप पार्टी के लिए गंगा का यमुना का पानी तो गंदा होगा, किसी अच्छे पानी के तालाब में डूब के मरने वाली बात। ये सिर्फ राहुल गांधी जी, ये गुब्बारे बेचने का काम बंद कर दो। गुब्बारे क्षणिक होते हैं, वो बच्चों को बहला सकते हैं लेकिन वो फट भी बहुत जल्दी जाते हैं। आप इस प्रकार के जो बनाते हो ना, किसी अच्छे से व्यक्ति से बनवाओ ये बातें। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा 24 फसलों पर MSP देने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों को आश्वासन देते हैं, लेकिन ये जो किसान हैं ये पंजाब की सीमा में बैठे हैं, इनका दुख सुख देखना पंजाब सरकार का दायित्व है। पंजाब सरकार सभी फसलों पर MSP क्यों नहीं घोषित करती? मुख्यमंत्री जी बहुत उछल उछल के बातें करते हैं, भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी बात आश्वासन देते हैं। ये जो किसान हैं ये पंजाब की सीमा में बैठे हुए हैं, इनका दुख तकलीफ देखना पंजाब सरकार का दायित्व है। हमने 24 फसलों की MSP कर दी हरियाणा ने, 24 फसलों की, जो कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पंजाब भी बताए ना, आप पार्टी बताए, और तुम भी करो 24 की, क्यों नहीं करते? सिर्फ बातें करते हैं और उकसाते हैं एक दूसरे को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 4 अगस्त को विजय शंखनाद रैली के दौरान प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात अभियानी के 133 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया माफ करने और 10 और फसलों को MSP पर खरीदने का ऐलान किया था, जिसे कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल गई है। हरियाणा में पहले से 14 फसलों की खरीद MSP पर हो रही है। इसके अलावा भी CM ने किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की। जिला कुरुक्षेत्र के किसानों ने सरकार के इन फैसलों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित में बेहतरीन निर्णय ले रही है। ये भी सरकार का सराहनीय फैसला है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। पहले मतलब ये 14 फसलों का उन्होंने MSP दिया था, अब उसमें बढ़ा के 10 फसलें और जोड़ के 24 टोटल फसलें हो गई है, जिसपे गवर्नमेंट ने MSP का एक मतलब पूरा फार्मर को तोहफा दिया है। और इससे जो हरियाणा के किसान हैं उनको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और उनकी आय में बहुत बढ़ोतरी होगी। कल हमारे नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। पहले MSP 14 फसलों पे मिलती थी और अब 24 फसलों पे MSP मिलेगी और ये राज्य भारत में पहला राज्य होगा जिसमें MSP पे इतनी फसलों पे खरीद सरकार करेगी। और जो कर्ज माफ़ी की है 133 करोड़ की, उससे भी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हरियाणा प्रदेश सभी 24 फसलों को MSP पर खरीदेगा। इनकी ये घोषणा पूरे भारतवर्ष में हरियाणा एक पहला राज्य होगा जिसमें सभी फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। इस घोषणा से सभी किसान बड़े उत्साहित हैं और बहुत ही सरकार का धन्यवाद करते हैं
यह जो घोषणा है यह हरियाणा प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा बदलने में अहम योगदान करेगी। उधर जींद जिले के किसान भी सरकार के फैसले से काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन 10 नई फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है, इससे किसानों को आमदनी में वृद्धि होगी। अब वे समृद्ध होकर अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी कदम उठा रही है। सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं किसानों के हित के लिए बहुत अच्छे हैं। जो भी हमारे नहरी पानी आया करते किसानों के, वो सरकार ने माफ कर दिए, इसमें हम बहुत खुश हैं। जो भी हम फसल बोएंगे अब हमारी वो एमएसपी पे बिकेगी। हम सरकार से इसमें बहुत खुश हैं, हमारे अच्छे दाम मिलेंगे हमें इस चीज। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो फैसले लिए गए वो किसान हित में लिए गए हैं। उसमें किसानों का जो अभियाना है वो माफ किया गया है और जो भी किसानों की फसलें थी वो एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसान का हर तरीके से फायदा होगा। बहुत फायदा होगा जी। नहरी पानी के बिल माफ कर रहे हैं जी, पैसा लेना बंद कर दिया है। मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कल हिसार पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान बडोली ने कहा कि वे जन आशीर्वाद अभियान के तहत यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। हरियाणा के किसान जानते हैं कि भाजपा की सरकार किसान हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री जिस प्रकार जनसंवाद करके जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा स्पष्ट बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का 10 साल का जो शासन रहा, उसका जवाब जनता ने 2014 व 2019 के विधानसभा चुनाव में दिया था। कांग्रेस के नेता जो हिसाब मांग रहे हैं, उसका जवाब भी प्रदेश की जनता 2024 विधानसभा चुनाव में देगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय झूठ बोलने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने थोड़े समय में ही जिस प्रकार से तमाम समस्याओं का समाधान किया है और उनका जो काम जनता से सीधा संवाद, हर समस्या का समाधान करने की जो सोच लेके चले हैं, उससे एक वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है कि आने वाला ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। जो कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का शासन रहा, उसका जवाब जनता ने 2014 के चुनाव में भी दिया, 2019 के चुनाव में भी दिया और अब 2024 के चुनाव में भी जो कांग्रेस के लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इस आने वाले विधानसभा में देगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में नए नए विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरपंचों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 21 लाख रुपए तक के काम करने की छूट दी है, जिससे सरपंच खुश हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जबकि बीजेपी के राज में करप्ट हरियाणा हो गया है। प्रदेश में नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार हो रहा है, नॉन स्टॉप बेरोजगारी और नॉन स्टॉप बिजली के कट लग रहे हैं। लोग प्रॉपर्टी, आईडी और परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए नॉन स्टॉप लाइनों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग नॉन स्टॉप हड़ताल पर हैं। नॉन स्टॉप भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी की सरकार है। पोर्टल नॉन स्टॉप बंद पड़े हैं। प्रदेश की जनता को न बिजली मिल रही है न पानी। बीजेपी जनता पर नॉन स्टॉप तानाशाही फैसले थोपने का काम कर रही है। चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, अगर कहीं भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया, अगर रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों का टाइम भी खराब कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं और वो लीक कर देते हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत सरकार ऐसा कर रही है, युवाओं को धोखा दे रही है। इसके साथ साथ बिजली नॉन स्टॉप की बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं, 8-8 घंटे के लंबे कट बिजली के हरियाणा में लग रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। अगर बिजली की बात करें, 24 घंटे बिजली आज दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे रही है। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कल जननायक जनता पार्टी द्वारा इनसो का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि इनसो न सिर्फ विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी आगे है। उन्होंने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो भी कोई सरकार के स्तर पे होने वाले प्रयास होंगे, आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला और हम उस स्थिति में रहे तो मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें पूरा करने का काम करें। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए अनेक ऐसे साहसिक फैसले आपके सामने पिछले 4.5 वर्ष में सत्ता में होते हुए लिए, जो अनुकरणीय है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को PhD तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। जजपा हरियाणा में छात्र संघ के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की दिशा में प्रभावी लड़ाई लड़ते हुए हरियाणा विधानसभा में संघर्ष करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेजेपी की सरकार बनने के बाद छात्र छात्राओं को बस पास की सुविधा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी और उन्हें इसके लिए कहीं भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस 2 व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ़ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो, उनके ऊपर से हटेगा। वहीं दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।